दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 46वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट देख रहे थे और हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। हमने कुछ मैग्नीट्यूड को लेके कुछ रिलेशंस भी डेवलप की। आज का जो एपिसोड है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत एक डाइलेक्ट्रिक लेंथ से करते हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप डाइलेक्ट्रिक का सहारा लेके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बदल सकते हो यूजिंग डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। तो उसी की एक एप्लीकेशन को जरा समझते हैं और एक क्वेश्चन के थ्रू उसको जरा देखते हैं। तो जरा सोचिए, मेरे पास यहाँ पे कोई सिलेंड्रिकल डाइलेक्ट्रिक है इस तरीके का, मतलब यहाँ पे सिलेंडर है जो बाहर की तरफ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरा, मतलब ये आपका ऐसे मान लो कि ये जो सिलेंडर है इसका सेंटर है यहाँ पे, ये आई कैप है, ये मान लीजिए जे कैप है और बाहर की तरफ जो है वो के कैप है, ठीक है। और ये मेरा एक डाइलेक्ट्रिक है, सिलेंड्रिकल डाइलेक्ट्रिक है, इसका जेड बाहर की तरफ है, ऐसे कर्वी ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और जेड आपकी तरफ है, आपकी तरफ निकला हुआ है ये पूरी, ठीक है ना। और यहाँ पे ये प्लेन है पूरा, ये एक तरह का मेरा प्लेन है, ठीक है। अब ये है मेरा मीडियम वन, ये मेरा मीडियम 2 है और ये है मेरा मीडियम 3। तो मीडियम 1 एंड मीडियम 3 को आप सेम ले सकते हो, ठीक है। वापस आप कह सकते हो कि मीडियम 1 ही आ गया। अच्छा, यहां पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ऐसे गई हुई है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 45 डिग्री एंगल बना रही है इसके साथ। ये इसका ओरिजिन ही है, आप ये समझिए, इसके ओरिजिन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 45 डिग्री का एंगल बना रही है। यहां पे कोई पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पे सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है, EP = 5r कैप - 3 थीटा कैप। मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है इस P पॉइंट पे। आपको बताना है इसका मैं εr2 क्या लूं। फाइंड εr2 such that electric field in medium 3 is parallel to x-axis, मतलब मीडियम 3 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉम्पोनेंट आना चाहिए वो आपका इस तरफ आना चाहिए। आपको बताना है कि इसकी परमिटिविटी क्या लोगे। यहाँ पे आप एयर मान सकते हो इसको, और यहाँ पे भी आप एयर की तरह आप ले सकते हो इसको। तो इसको हम कैसे सोल्व करें भाई? अब जरा समझिए, ये जो P पॉइंट है, अगर इस P पॉइंट पे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बेंड कर दें कि भी ऐसे हो जाए तो मजे आ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ये यहाँ पे होगी तो यहाँ पे तो प्लेन है भाई, तो यहाँ पे तो एक तरह से परपेंडिकुलर टकराएगी, यहाँ पे तो टेंजेंशियल कंपोनेंट कोई है ही नहीं, और टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर इधर 0 है तो इधर भी 0 रहेगा, केवल नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ से बाहर निकलेगा। सही बात है। तो इसका मतलब अगर मैं यहीं पे इसको बेंड कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बात बन जाएगी। अब यहाँ पे बेंड कितना है, अगर मैं देखना चाहूंगी कितना बेंड है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है ये भी 45 डिग्री का ही होगा, तो इसका मतलब 45 डिग्री का बेंड है। तो इधर अगर मैं ये ड्रॉ करूंगा तो ये भी आपका 45 डिग्री ही होगा। अच्छा, एक चीज और जरा समझना, ये 3 फाई कैप कर लो, ये फाई कैप है, ठीक है। इस P पॉइंट की लोकेशन मान लीजिए मैं आपको दे देता हूं। ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट यहां से सेंटर से कुछ r डिस्टेंस अवे है, और यहां पे ये जो एंगल है I के साथ जो एंगल होता है जिसको हम फाई बोलते हैं, वो 45 डिग्री दे रखा है आपको, और Z में कोई लोकेशन होगी Z, ये P पॉइंट की लोकेशन। हालांकि ना भी देता तो भी चल जाता है, बट आप ये समझिए कि इसके सेंटर से यहां से आपका ये 45 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है जो ऊपर आपको दे रखी है। अब इस चीज को अब हम समझते हैं कि जरा देखिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आपका इधर है जो परपेंडिकुलर टू दिस इंटरफेस है, और एक कंपोनेंट जो है वो है -3 फाई कैप जो कि इस तरफ है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है जो कि टेंजेंशियल है इस तरफ, इस इंटरफेस के टेंजेंशियल है ये वाला,
माइनस फाई कैप इधर हो गया ना भाई, और जो आर कैप है वो परपेंडिकुलर हो गया। मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ चाहिए, इस तरफ चाहिए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई नोट बोल देता हूं या E2 बोल देता हूं। चलो, अगर मेरे पास E2 का मैग्नीट्यूड आ जाए तो मजे आ जाए। मैं चाह रहा हूं रिजल्टेंट मेरा इस तरफ हो, मीडियम 2 में। तो इस E2 के फिर दो कंपोनेंट आएंगे। कौन कौन से दो कंपोनेंट आएंगे भाई? एक आपका रेडियल डायरेक्शन में आएगा, E2 को अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे E2R, एक रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट बन जाएगा, और एक बनेगा E2 फाई जो कि माइनस फाई डायरेक्शन बढ़ेगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। मैं थोड़ा ब्लू कलर से इसको दिखा देता हूं। एक कंपोनेंट आपका इधर जाएगा और एक कंपोनेंट आपका इस तरफ आएगा। इस E2 के दो कंपोनेंट होंगे और ये 45 डिग्री का एंगल होगा। तो 45 डिग्री का एंगल होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि E2 फाई जो होगा मेरा, E2 फाई जो होगा वो E2R के बराबर ही आएगा। जो मैग्नीट्यूड होगा फाई डायरेक्शन में, दैट हैज टू बी इक्वल टू E2R, ये बराबर आएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, E2R निकाल लेते हैं ये वाला, और ये कौन सा है, या E2 फाई निकाल लेते हैं, एक ही बात है। तो E2 फाई कैसे निकालोगे बताओ? E2 फाई जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट है इस पॉइंट पे, और आप जानते हो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट मीडियम 1 का और मीडियम 2 का सेम रहेगा इंटरफेस के अबाउट। इंटरफेस से जस्ट इधर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो और इस तरफ जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो दोनों बराबर रहेंगे। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि मेरा जो E2 फाई बनेगा दैट हैज टू बी 3, उसकी वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। E2 फाई की वैल्यू, E2 फाई की वैल्यू 3 होनी चाहिए, क्योंकि वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो वो सेम ही रहेगा। तो फिर यहां से आप ये भी कह सकते हो कि यही मेरा फिर क्या होना चाहिए, E2R होना चाहिए। इसका मतलब ये जो टेंजेंशियल ये नॉर्मल कंपोनेंट है ये भी आपका क्या रहना चाहिए, ये भी 3 ही आना चाहिए। तभी आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल बनेगी ऐसे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी पैरेलल ही ऐसे जाएगी। सही है। तो मुझे पता चल गया कि जो रेडियल कंपोनेंट, जो नॉर्मल कंपोनेंट द मीडिया इंटरफेस है इन मीडियम 2, वो आपका 3 है। अब जरा समझिए इस चीज को। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी का, डी सेम रहता है ना, क्योंकि कोई फ्री चार्ज तो आपने दिया नहीं इसके ऊपर, तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी विल रिमेन सेम, आप जानते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल कंपोनेंट डी निकालते हैं जरा। तो कैसे निकालोगे भाई, इधर निकालते हैं सबसे पहले नॉर्मल कंपोनेंट। तो नॉर्मल कंपोनेंट जो रेडियल कंपोनेंट है वही तो मीडिया इंटरफेस के नॉर्मल होगा। तो आप ये कह सकते हो ये जो 5 होगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि एयर की परमिटिविटी तो एप्सिलॉन नॉट ही होती है, तो ये डी नॉर्मल बन जाएगा। दैट मस्ट बी इक्वल टू ये जो E2R है इसको मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 से, तो ये इधर का डी नॉर्मल आ जाएगा, मीडियम 2 का डी नॉर्मल आ जाएगा, ये मीडियम 1 का डी नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, एप्सिलॉन R2 की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 5/3। ये लीजिए भाई। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, जरा देखिए। इस क्वेश्चन से आपको ये भी समझ आता है कि कैसे हम लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। इनको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लेंसेज। अब ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड को बेंड करना होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने को मॉडिफाई करना होता है, एक जगह पे पॉइंट करना होता है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, खासकर आपके कैथोड रे ट्यूब, आप आगे चल के पढ़ोगे, कैथोड रे ट्यूब के अंदर ऐसा ही होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई करते हैं, तो वहां पे हम डाइलेक्ट्रिक लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां पे आप डाइलेक्ट्रिक लेंसेज को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बदल देते हो। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ सकते हो। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, मैं इसको रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए किस तरह का है। सोचिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो पोलराइजेशन होता है उसके बारे में कमेंट कीजिए कि मीडियम 1 और मीडियम 2 में पोलराइजेशन कैसा होगा, क्या वो भी चेंज हो जाएगा क्या? तो बाउंड्री कंडीशन ऑन पोलराइजेशन भी देख लेते हैं। पोलराइजेशन वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन ऑन पोलराइजेशन वेक्टर, बाउंड्री कंडीशंस ऑन पोलराइजेशन, या 4 लिख लो, 4 पोलराइजेशन वेक्टर। अब ये कैसे देखेंगे, मेरे पास 2 मीडिया इंटरफेस हैं, ये आपका मीडियम 2 मीडिया है, तो उनका एक मीडिया इंटरफेस आ गया, ये है मेरा मीडियम 1 और ये है मेरे पास मीडियम 2। अब यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और आप जानते हो कि E1 टेंजेंशियल जो होगा मीडियम 1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट, वही मेरा E2 टेंजेंशियल होगा।
और इवन डी नॉर्मल जो होगा मीडियम वन में, अगर मीडिया इंटरफेस पे कोई फ्री चार्ज नहीं है तो वही मेरा D2n होगा। सही है जी, ये चीज आपको पता है। और हम ये भी जानते हैं कि E प्लस एप्सिलॉन नॉट E प्लस P इज इक्वल टू D। तो यहां से मैं कह सकता हूं एप्सिलॉन नॉट E माइनस डी, या यहां पे माइनस लगा दो, यहां पे प्लस कर दो, इज इक्वल टू P। एक बार जरा देख लो भाई, P को मैं निकाल सकता हूं यहां से, ठीक है। इसको मैं उधर ले गया तो P की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब अगर मैं बोथ साइड इनका टेंजेंशियल कंपोनेंट लूं, या फिर मैं थोड़ा इसको फर्दर मॉडिफाई करूं एक मिनट के लिए, इसको E लिख लेता हूं, और होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल है, इसको एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E लिख लेता हूं इज इक्वल टू P। ऐसे कर सकता हूं भाई। तो यहां से मैं एप्सिलॉन नॉट E जो है उसको कॉमन ले लेता हूं, और यहां पे बन गया एप्सिलॉन R माइनस 1 इज इक्वल टू P। ये बन गया पोलराइजेशन वेक्टर। अब जरा देखिए, यहां से आप अगर मैं इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ले लूं, E नॉट E टेंजेंशियल, तो उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास P टेंजेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से E टेंजेंशियल निकालूं, किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो होगा P टेंजेंशियल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R माइनस 1। आप ये लिख सकते हो भाई, एक ही बात है। E टेंजेंशियल को इस तरह से लिख दो, तो बस तो ये E टेंजेंशियल मीडियम 1 का और मीडियम 2 को बराबर करना है। तो यहां से आप क्या लिखोगे बताओ जरा, यहां से आप लिखोगे P1 टेंजेंशियल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R1 माइनस 1, ये मीडियम 1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, इज इक्वल टू P2 टेंजेंशियल अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 माइनस 1। ठीक है भाई, तो ये मेरी रिलेशन होगी P1 टेंजेंशियल और P2 टेंजेंशियल के बीच। मतलब जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर होगा वो आपका सेम नहीं होगा दोनों मीडियम में। इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम है, बट पोलराइजेशन वेक्टर का टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम नहीं होगा, वो इस रिलेशन से जुड़ा होगा। ऐसे ही नॉर्मल कंपोनेंट देखते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट में डी की रिलेशन होती है भाई, डी से हमें पता चलता है। तो कैसे निकालोगे भाई डी में, तो आप जरा देखिए, यहां पे अगर मैं D1n और D2n को बराबर करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 इंटू E1n इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 इंटू E2n। ये लिख सकता हूं भाई, बोलिए सही बात है। इसको मैंने E की टर्म्स में लिख दिया भाई, ठीक है। और यहां पे फर्दर अगर मैं इसको देखूं तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 E1n को मैं लिख रहा हूं P1n डिवाइड बाई, मुझे पता है E और P के बीच क्या रिलेशन होते हैं, यहां से E और P के बीच रिलेशन आ जाएंगे। तो अगर इधर नॉर्मल लोगे तो इसका भी नॉर्मल कंपोनेंट लोगे फिर आप, तो P1n डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 इंटू, बताइए, P2n डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 माइनस 1। ये रिलेशन बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट काट दो भाई। तो यहां से हमारे पास P1n और P2n के बीच रिलेशनशिप आ गई, एप्सिलॉन R1 इंटू P1n डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R1 माइनस 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R2 इंटू P2n डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R2 माइनस 1। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये जो रिलेशन है ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ P में है, और ये जो रिलेशन है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ P में है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही आपके सेम नहीं है, लेकिन निकाला हमने यहीं से है, इन दोनों को हमने डिराइव यहीं से किया है। तो अल्टीमेट रिलेशन तो यही है। उसी से आप पोलराइजेशन के ऊपर भी कमेंट कर सकते हो कि उनका कैसे हम देखें, मीडियम 1 एंड मीडियम 2 में कौन सी चीज कैसे रहेगी, ठीक है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी जरा देख लेते हैं। तो कई बार पोलराइजेशन के ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस चीज को सोल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए जरा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, सोचिए मेरे पास कोई बहुत बड़ा रीजन है, लार्ज रीजन है, और वो जो लार्ज रीजन है वो डाइलेक्ट्रिक है, वो कोई इंसुलेटिंग रीजन है, और उस इंसुलेटिंग रीजन के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है E0, और उसके अंदर एक पोलराइजेशन आ रखी है, बिल्ट इन पोलराइजेशन है, फ्रीज इन कह सकते हो आप। जो पोलराइजेशन है वो फ्रीज इन हो रखी है, जैसे इलेक्ट्रेट में होता है, बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के ही वो पोलराइज हो रखा है। सोचिए, मतलब वो पहले से ही बिल्ट इन है उसके अंदर पोलराइजेशन,
फ्रीजिंग हो रखी है पोलराइजेशन, तो उसके अंदर ये रिलेशन आपकी वैलिड है। ठीक है, ये हमारा कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसके रीजन में आपका, और वो यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वैलिड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ई नोट है और उसकी रिलेशन ये आएगी। अब हमने क्या किया, हमने उसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी निकाल दी है। ठीक है, एक स्फेरिकल कैविटी जो है वो निकाल दी है। हमें बताना है उस स्फेरिकल कैविटी के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कैविटी वो क्या होगी। पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट थी, हर जगह ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड थी। मैं यूनिफॉर्म पोलराइजेशन मान के चल रहा हूं, पहले हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट थी। अब हमने एक कैविटी निकाल दी है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। तो ऑब्वियसली अगर मैं ई नेट की बात करूं, अब इसके सेंटर पे बात करूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कैविटी, तो ई जो बनेगी, ई मतलब आफ्टर रिमूविंग दिस कैविटी, तो मैं सुपरपोजिशन लगा सकता हूं भाई। जो पहले पूरे मटेरियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो निकाल लो, माइनस इस स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो निकाल लो। तो अगर मैं इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो आप जानते हो कि अगर मैं सिर्फ इतना स्फेरिकल ये ले लूं और इसके अंदर पोलराइजेशन सेम ही डायरेक्शन में ले लूं, जैसा पहले था वैसा ही ले लूं 1 मिनट के लिए, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी -p/3ε0। आप सब लोग जानते हो, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आपको याद होगा जब यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हम ले रहे थे, तो यूनिफॉर्म पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो आएगी वो कांस्टेंट आएगी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं भाई, लास्ट 2-3 एपिसोड के पहले देखिए, मतलब 2-3 एपिसोड को छोड़ के देखिए। जब मैंने पोलराइजेशन पढ़ाया था तो उसमें कोई स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कैलकुलेट की थी। तो अगर मैं ये स्फीयर ले लूं, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो मैं क्योंकि इसको निकाल रहा हूं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ई नोट में से। तो ई जो आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो बनेगी ई नॉट माइनस ऑफ दिस, तो ये प्लस हो जाएगा भाई, प्लस p/3ε0, ये बन जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। लेकिन आपको इसके सेंटर पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बतानी है, आपको d की वैल्यू भी बतानी है। सोचिए, आपको यहाँ पे p भी बताना है, माफ कीजिएगा d इलेक्ट्रिक फील्ड भी बतानी है आपको, सेंटर पे क्या आएगी, और p की वैल्यू भी आपको बतानी है, p नहीं d की वैल्यू भी आपको बतानी है। p तो खैर 0 हो गया। ठीक है, जैसे आप इसको निकालोगे यहाँ पे पोलराइजेशन खत्म हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं d की वैल्यू अगर आपसे पूछ लूंगी, बताओ यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी, तो d की वैल्यू जो आएगी, अब इस रिलेशन का सहारा ले सकता हूं, p की वैल्यू 0 होगी, तो d की वैल्यू क्या बन जाएगी, d विल बी इक्वल टू ε0 इंटू ई नेट, और ई नेट क्या है, ई नॉट प्लस p/3ε0। ये अब मेरा नया d आएगा। ठीक है, ये मेरा नया d आएगा। तो अगर मैं इसको लिखूंगा d को, तो नया जो d आएगा एट द सेंटर, इट कम्स आउट टू बी ε0 इंटू ई नॉट प्लस p/3। लेकिन जो नया d है वो मुझे p की टर्म्स में नहीं चाहिए। सोचिए, वो मुझे किसकी टर्म्स में चाहिए, d नोट की टर्म्स में चाहिए। मुझे यहाँ पे d नोट चाहिए भाई, तो इसको मैं d नोट की टर्म्स में कैसे लिखूं भाई, तो बड़ा आसान है, इस p की वैल्यू को यहाँ से निकाल लो। p की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, p की वैल्यू बनेगी d नोट माइनस ε0 ई नोट। ठीक है, तो अब अगर मैं इस p की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, d की वैल्यू जो आएगी, d जो नया d बनेगा एट द सेंटर, जो d आएगा रिमूव करने के बाद, इट कम्स आउट टू बी ε0 ई नॉट माइनस प्लस 1/3 ऑफ p। p की वैल्यू क्या है, d नॉट माइनस 3ε0, p की वैल्यू है d नॉट माइनस ε0 ई नॉट, यही तो है भाई, देख लो एक बार। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 2/3 ε0 ई नॉट प्लस 1/3 d नॉट। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नया d आ जाएगा दोस्तों, नए d की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके और आप इसको सोल्व कर सकते हो। हमने क्या देखा, एक बार फिर से बता रहा हूं, आपको क्या बताना था, एक कैविटी जो निकाली है, इसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड d की वैल्यू आपको बतानी थी कि वो क्या आएगी। पहले से मटेरियल क्या है, पहले से हमारा यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड है और इसके अंदर बिल्ट इन पोलराइजेशन है, फ्रीज इन पोलराइजेशन है, इसमें पोलराइजेशन फ्रीज इन हो रखा है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके अंदर ये रिलेशन वैलिड है। जैसे आप स्फेरिकल कैविटी निकालते हो आपको बताना है कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी और d क्या आएगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई जो स्फेरिकल कैविटी उसके अंदर भी पोलराइजेशन सेम ही डायरेक्शन में है, उसी पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे पोलराइजेशन p की तरफ है, ऊपर की तरफ। सिर्फ अगर मैं इस पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इसके सेंटर पे, तो वो ये आती है। अब क्योंकि मैं इसको निकाल रहा हूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बिना निकाले थी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बिना निकाले थी, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये थी ई नॉट
उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो बस, जो इस स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है तो फिर यहाँ पे मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो आपके पास डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू अगर आप करोगे तो डी की वैल्यू क्या बनेगी बताओ भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ये आ गई है, पी की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि जीरो हो गई है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे पुट कर दो, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई इंटू पी की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई है तो नया डी आ गया। पॉइंट तो समझिए, पी को जीरो क्यों लिया इसके अंदर अब मैंने, क्योंकि जैसे आप इसको कैविटी बनाओगे यहाँ पे पोलराइजेशन खत्म हो चुका है, पी की वैल्यू जीरो हो चुकी है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो रिलेशन होगी वो ये होगी, डी नॉट इज इक्वल टू या डी इज इक्वल टू, अब नया डी बोलिए, तो डी इज इक्वल टू क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू नया ई, नया ये रिलेशन अब वैलिड रहेगी यहाँ पे, पी क्योंकि यहाँ पे जीरो हो चुका है। तो अब नया ई हमने पहले यहाँ पे निकाल लिया, वो नया ई ये है, और अब यहाँ पे ई की जगह पे ये पहले पुट कर दो नए वाली, तो नया डी जो आएगा वो ये आएगा। अब जो नया डी जो है वो एप्सिलॉन नोट और पी की टर्म्स में आ गया। अगर मुझे एप्सिलॉन नोट और पुराने वाले डी नोट की टर्म्स में अगर चाहिए तो आप इस पी को डी नोट की टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हो और उससे हमारे पास नया डी जो है वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहां पे अगर आपको बाउंड्री कंडीशन से सोल्व करना होता तो जरा दिमाग लगाइए कि कैसे आप सोल्व करते। बाउंड्री कंडीशन से अगर इसको करना होता तो कैसे करते, वो आप जरा सोचिए, ठीक है। उसका आपको दिमाग लगाना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बाउंड्री कंडीशन से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो सोचिए, अगर मैं कैविटी की बात कर रहा हूं और कैविटी जो है वो मैं स्फेरिकल नहीं निकाल रहा हूं, इस बार थोड़ी अलग तरह की कैविटी निकाल रहा हूं। कैसी अलग तरह की, सोचिए मैंने यहां पे बिल्कुल थिन डिस्क निकाल दी है, ऐसी बिल्कुल ही थिन डिस्क है, वो मैं निकाल रहा हूं। अब बताओ अगर मैं इसको निकालूंगा तो क्या अंदर डी आएगा और क्या अंदर ई आएगा इन टर्म्स ऑफ डी नोट एंड पी नोट। अब जरा देखते हैं कैसे हम सोल्व करें। तो जरा देखिए दोस्तों, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके अंदर वो क्या बनेगी, जरा देखो। अगर आप ये डिस्क को निकाल रहे हो ना, तो डिस्क के ऊपर, सरफेस के ऊपर, अगर मैं अकेला डिस्क को देखूं, एक मिनट सोचिए, और इसके अंदर पोलराइजेशन है P, तो पोलराइजेशन P आने की वजह से क्या हो जाएगा बताओ जरा। एक तरफ आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा पोलराइजेशन हो गया P। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे जो सिग्मा आएगा दैट विल बी इक्वल टू P डॉट एन कैप। यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो P डॉट एन कैप ये बन जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दोस्तों, जो सिर्फ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस में पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, और क्योंकि ये बहुत थिन है तो आप ये कह सकते हो कि ये पैरेलल प्लेट बन गई, ऊपर पॉजिटिव सरफेस चार्ज, नीचे नेगेटिव सरफेस चार्ज। हालांकि ये इनफाइनाइट नहीं है कि भाई आप सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला लगा सको, इनफाइनाइट सीट नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर इनफाइनाइट सीट नहीं भी है तो इनमें जो आप समझिए ना, इनमें जो आपका ये कह सकते हो कि जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच में वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो बेशक फाइनाइट सीट है आपके पास, बट इनके बीच की जो थिकनेस है वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो अगर कोई बीच में पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट को लगेगा कि ये इनफाइनाइट सीट ही है, क्योंकि थिकनेस इतनी कम है कि जो बीच में पॉइंट लोगे उस पॉइंट को किनारे नजर ही नहीं आएंगे। तो आप सेम फॉर्मूला वही लगा सकते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट का, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट का लगाओगे असल में तो, लेकिन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट ऊपर वाला देगा और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट नीचे वाला देगा, तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड आएगी, ऑपोजिट टू द पी डायरेक्शन आएगी, और वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट ऊपर वाले की वजह से और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट नीचे वाले की वजह से सेम डायरेक्शन में है, दोनों को ऐड करोगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। जरा समझिए, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो पॉजिटिव जो देगा वो आपको यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो अब ये देगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, और दूसरे वाला टूवर्ड्स देगा, क्योंकि नेगेटिव है तो अपनी तरफ खींचेगा, वो भी आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा बताओ जरा, टोटल आपका हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा की वैल्यू क्या है, P डॉट एन कैप। लेकिन P की जो डायरेक्शन है, अब जरा समझिए, P की जो डायरेक्शन है वो तो माइनस से प्लस है ना, ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी नीचे की तरफ है, तो क्यों ना मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख दूं, नेट इलेक्ट्रिक जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, माफ कीजिएगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नोट। P ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, माइनस P, सिग्मा की वैल्यू माइनस P कर दो इसको, और मैग्नीट्यूड वाइज देखना है तो मैग्नीट्यूड वाइज लिख लो, बट क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी लेनी है ना भाई, अगर सिग्मा का मैग्नीट्यूड देखोगे तो P का मैग्नीट्यूड ही आएगा, डायरेक्शन जो है वो P की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे,
और इसको एक वेक्टर बना दिया। मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए भैया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस वेक्टर की वजह से है जो आपने अलग से निकाला है, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बताओ भाई, अब अपने को तो, और इसको मैं कुछ नया नाम दे देता हूं, ई प्राइम बोल देता हूं इसको, ठीक है, ई प्राइम। अब सुनिए भाई, अब यहां पे इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, जो यहां पे आपने निकाल दिया, निकालने के बाद जो कैविटी बनी है उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो उसमें माइनस कर दो ये वाला, क्योंकि आपने निकाल दिया ना, तो निकाल दिया तो इसकी वजह से माइनस कर देते हैं जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आई है। तो अब बताओ यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? पहले थी ई नॉट, और अब उसमें से माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा? P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या बन गया? E बन गया, नया E आ गया, नया E आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास नया E आ गया है। अब जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ये आपको समझ आ गया होगा। तो नया E हमारे पास कैविटी के अंदर आ गया है, ठीक है। अब कैविटी के अंदर P तो मेरा 0 है, P मेरा 0 है, तो अब जो नया D आएगा वो क्या बनेगा? अब ये रिलेशन लगा देते हैं भाई। कौन सी रिलेशन? एप्सिलॉन नॉट ई नोट, पहले ई नोट था, प्लस पी इज इक्वल टू डी नोट, यही रिलेशन थी ना भाई। अब नया जरा देखिए, नए में क्या है बताओ? पी तो मेरा 0 हो गया, तो डी की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी एप्सिलॉन नॉट इंटू नया ई। नया ई जो है वो ये है नेट ई नेट। अब ये हो गया ना भाई, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नेट की वैल्यू आ जाएगी ई नोट प्लस पी बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है, यही रिलेशन यूज किया मैंने। ई नेट बस बदल गया ना मेरा, और पी की वैल्यू मेरी 0 हो गई अब अंदर, तो डी की वैल्यू नहीं आ गई। डी इज इक्वल टू पी विच इज 0 प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ई की वैल्यू अब ये बन गई है भाई। तो अब जरा देखिए, यहां से अगर आप देखोगे तो डी की वैल्यू जो आएगी वो बनेगी एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट प्लस पी। और पी की टर्म्स में मुझे चाहिए नहीं आंसर, तो पी की वैल्यू को अब यहां से निकाल लो आप। तो पी की वैल्यू को अगर यहां से निकालोगे तो पी की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा? तो यहां से जो नया डी आएगा इट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट प्लस पी की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो डी नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। तो ये अल्टीमेटली डी नॉट के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब डी जो है वो अनचेंज्ड रहेगा, डी की वैल्यू सेम रहेगी दोस्तों। अंदर जो आएगा वो डी की वैल्यू सेम रहेगी, वो नहीं बदलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बदल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप नई वाली देखोगे तो वो ये आएगी, ठीक है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप चेंज कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ ई नोट एंड पी नोट लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ ई नोट एंड डी नोट लिख सकते हो। इस पी की जगह पे आप रिप्लेस कर दो ना भाई, ठीक है। तो नया ई जो आया है ना, माफ कीजिएगा, नया ई जो आया है वो क्या आया है? न्यू ई जो आया है वो ये आया है ना भाई, न्यू ई। तो इसी को मैं अगर मॉडिफाई करूं तो मैं बोलूंगा ई नॉट प्लस 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी, और पी की वैल्यू यहां से निकाल लो। पी की वैल्यू बनेगी डी नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट। तो अब ये अगर आप देखोगे तो नया ई जो बनेगा इसके अंदर वो बनेगा डी नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा मेरे पास नया ई, ठीक है। न्यू ई जो आएगा वो ये बनेगा, ठीक है भाई। और जो नया डी आएगा वो सेम ही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत प्यारा केस था, ठीक है। इसको भी आप बाउंड्री कंडीशन से आप सोल्व कर सकते हो। बाउंड्री कंडीशन आप जरा समझिए, ऊपर वाला सरफेस जो है ना और नीचे वाला सरफेस जो है, अगर मैं बोलूं नॉर्मल कंपोनेंट किसका सेम रहता है? डी का। तो ऊपर अगर डी नोट है तो नीचे भी डी नोट आएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू विल रिमेन सेम, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी विल रिमेन सेम, तो इसलिए डी की वैल्यू ये आई है। अब आइए टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर 0 है, क्योंकि डी अगर मैं ऊपर ले रहा हूं यहां पे तो ई भी मैं ऊपर की तरफ ही मान रहा हूं भाई, ठीक है। पॉइंट को समझिए। पोलराइजेशन मेरी ऐसी थी ना, इसमें हमने जानबूझ के इस तरह निकाला कि पोलराइजेशन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ध्यान से समझिए मैं क्या कर रहा हूं, पोलराइजेशन इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, आप ऐसे समझिए। तो इसका मतलब डी की वैल्यू पहले ऐसे थी तो ई भी ऐसे ही था, तो इसका मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई विल रिमेन सेम। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई तो 0 है इधर, तो इसके अंदर भी 0 ही आएगा। तो इसके अंदर केवल ई का नॉर्मल कंपोनेंट आएगा, और वो निकालोगे कैसे? वो डी से निकलेगा, डी बाई एप्सिलॉन नॉट करके, ठीक है भाई। अंदर का डी वही है, तो उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपके पास ई आ जाएगा भाई, सिंपल है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया कि कैसे हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अब जरा सोचिए, इसी में अगर मैं एक पतला सा सिलेंड्रिकल ऐसे निकाल लेता, अगर मैं बिल्कुल पतला सा एक सिलेंड्रिकल ऐसे निकालता, ठीक है, और पी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है भाई, इसमें अगर मैं ऐसे पतला सा सिलेंड्रिकल ऐसे शेप का अगर मैं निकाल लेता, तो बताओ फिर क्या बनता है ये?
तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब ये दिमाग आप खुद लगाना भाई, ठीक है। बिल्कुल पतला सा लगाया मैंने, बिल्कुल पतला सा लगा निकाला है। तो ऊपर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन बिल्कुल पतला सा है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है क्या होगी, दिमाग लगाना, बाउंड्री कंडीशन से भी सोचना आप, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से सोल्व करना है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरा दिमाग लगाइएगा कि इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी और अंदर की जो डी है वो क्या आएगी, तो उसको जरा सोचना। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है इसमें हम यहीं पे एंड करेंगे। अगले एपिसोड में अब हम एक और नई चीज को समझने की तरफ जाएंगे, और वो क्या है, अब हम पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझेंगे। और अगला एक तरह का एक नया एक कंसेप्ट है, आप ये समझिए, जब आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना आ जाएगा ना, कुछ बाउंड्री कंडीशंस आपको दे रखी होंगी कि भाई इस बाउंड्री पे ये पोटेंशियल है, इस बाउंड्री पे ये पोटेंशियल है, आपको बीच में बताना है कि पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई उसकी, तो फिर हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स को, और कैपेसिटर को फिर सोल्व करना हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है, उसको समझना हमारे लिए और इजी हो जाएगा। तो चलिए आज का एपिसोड जो है उसमें हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी बाउंड्री कंडीशंस जो थी वो हमारी खत्म हो जाती हैं, बाउंड्री कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगले एपिसोड में कुछ नई चीजों को हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।